आज हम लोग स्ट्रैबिस्मस एवोल्यूशन और उसके साथ साथ उसका मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग देखो। यहाँ पे स्ट्रैबिस्मस एवोल्यूशन में जो लाइन है वो देख रहे होंगे आप लोग, थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़ा है। इसी चीज को स्ट्रैबिस्मस बोला जाता है, जहाँ पे जो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता है, जहाँ पे तिरछापन होता है या भेंगापन बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। पहला चीज है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग स्क्विंट क्या है, स्क्विंट का डिफरेंट जो टाइप्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाई वी शुड नो अबाउट स्क्विंट, जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है क्लिनिकल टाइप्स एंड लास्ट है मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या है? स्ट्रैबिस्मस इज अ विजन डिसऑर्डर इन व्हिच द आईज डू नॉट प्रॉपर्ली अलाइन विथ ईच अदर व्हेन लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, हमारा आई प्रॉपर्ली अलाइन होना चाहिए, बट इन केस ऑफ स्क्विंट जब स्ट्रैबिस्मस होता है उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा। जैसे इस आई में आप देख रहे हो कि बाहर के साइड में ये आई चला गया है, इसको बोलते हैं एक्सोडेविएशन और एक्सोट्रोपिया। Prevalence क्या है? The estimated of the pool prevalences of any strabismus is exotropia. Esotropia was 1.93%, है ना। मतलब अराउंड आप 100 पेशेंट देखोगे, उसमें से 2 पेशेंट को आपको स्ट्रैबिस्मस मतलब स्क्विंट मिलेगा आपको। ठीक है, इसकी वजह से हमें पढ़ना जरूरी है स्क्विंट के बारे में। तो अभी हम लोग एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट हम लोग क्यों पढ़ेंगे स्क्विंट? क्योंकि बहुत सारा टाइप्स ऑफ स्क्विंट है जिसमें बिफोर मैनिफेस्टेशन मतलब स्क्विंट परमानेंटली होने से पहले उसको फोरिया रहता है। तो उस फोरिया को अगर हम लोगों ने अच्छे से ट्रीट कर दिया ऑर्थोप्टिक्स एक्सरसाइज के थ्रू, ग्लासेस के थ्रू, तो फिर क्या हो जाएगा, वो फोरिया ट्रोपिया में कन्वर्ट नहीं होगा। तब कन्वर्ट नहीं होगा तो उसको सर्जिकल इंटरवेंशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ थेरेपी, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल करेक्शन, उसका जो स्क्विंट था उसको आप क्योर कर सकते हो। इसी वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं। फिक्स एक्सिस क्या होता है? फिक्स एक्सिस 3 एक्सिस होता है। पहला एक्सिस है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब जिसमें एलिवेशन और डिप्रेशन किया जाता है। एलिवेशन डिप्रेशन इससे पहले वाला जो इंट्रोडक्शन वाला स्लाइड था बाइनोकुलर विजन का, उसमें हम लोग डिस्क्राइब किए। एलिवेशन मतलब ऊपर जाना, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ आना। इंटॉर्शन एंड एक्सटॉर्शन करता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन करता है, मतलब ये अपना आई है, यहाँ पे नोज है, ये हो गया इंटॉर्शन। अगर यही चीज आई बाहर की तरफ गया, मूव किया, घूम गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटॉर्शन। अभी है एडक्शन और अबडक्शन। एडक्शन और अबडक्शन कैसे होता है? जैसे ये अपना नोज है, आई नोज की तरफ आया तो उसको बोलते हैं एडक्शन। अगर आई नोज से बाहर की तरफ गया उसको हम लोग बोलते हैं एबडक्शन। तो ये चीज हम लोगों ने देखा। तो एक्स एक्सिस का मेन काम क्या होता है? एक्स एक्सिस का काम होता है एलिवेशन और डिप्रेशन करना। वाई एक्सिस का काम होता है इंटॉर्शन एंड एक्सटॉर्शन करना। और जेड एक्सिस का काम होता है एडक्शन और एबडक्शन करना। इस तीन चीज को अच्छे से याद रखो, है ना। एग्जाम में आता है व्हाट आर द फिक्स एक्सिस एंड देयर फंक्शन। अभी आते हैं 3 मेजर कॉन्सेप्ट, दैट इज एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट मतलब होता है एनी पर्टिकुलर एक्स्ट्राओकुलर मसल्स प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक ओकुलर मूवमेंट इज नोन एज अ एगोनिस्ट। मान के चलो हमारा मीडियल रेक्टस मसल है। मीडियल रेक्टस मसल का क्या काम है? हम लोगों ने इससे पहले वाला स्लाइड पे पढ़े थे। मीडियल रेक्टस मसल का काम है एडक्शन करना। तो जो एडक्शन करना है, पर्टिकुलर एक मूवमेंट है, किसके तरफ आ जा रहा है? नोज की तरफ आ रहा है। तो जो मीडियल रेक्टस काम कर रहा है इस काम के लिए, एडक्शन करने के लिए, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियल रेक्टस को एगोनिस्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट मतलब क्या होगा? 2 मसल मूविंग एन आई इन द सेम डायरेक्शन। मान के चलो यहाँ पे एक राइट है, ये लेफ्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होगा? लेफ्ट आई इधर आया और राइट आई इस तरफ आया। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक पेयर ऑफ मसल, जैसे 2 मसल्स मूविंग एन आई इन द सेम डायरेक्शन पे गया, उसी चीज को क्या बोला जाता है? उसी चीज को बोला जाता है सिनर्जिस्ट। तो राइट लैटरल रेक्टस किसका सिनर्जिस्ट हुआ? लेफ्ट मीडियल रेक्टस का सिनर्जिस्ट हुआ। इसी तरीके से कभी भी हम लोग डेक्स्ट्रो एलिवेशन करेंगे, ये मान के चलो राइट है, ये लेफ्ट है, ऊपर की तरफ गया तो फिर क्या हो जाएगा? राइट सुपीरियर रेक्टस काम करेगा और लेफ्ट का क्या होगा? लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक काम करेगा इसमें। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इस चीज को हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पे बोल रहा है राइट सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक ऑफ द सेम आई
एक्ट एज अ सिनर्जिस्ट फॉर द एलिवेशन, उस चीज के लिए सिनर्जिस्ट बोला जाता है उसको, मतलब एक के साथ दूसरा मिलके जब काम करते हैं सिनर्जिस्ट बोलते हैं। अच्छा, एंटागोनिस्ट क्या होता है? दिस आर द मसल हैविंग ऑपोजिट एक्शन इन द सेम आई, जैसे मीडियल लेक्टस एंड लैटरल लेक्टस। अच्छा, मीडियल यहाँ पे जब गया, मीडियल लेक्टस जब कॉन्ट्रैक्ट किया इधर इस तरफ जाने के लिए, तो फिर क्या हो रहा था? जो लैटरल लेक्टस था उस चीज को क्या हो रहा था? रिलैक्स होना पड़ रहा था, तभी जाके उसके तरफ गया। अगर लैटरल लेक्टस बोलता कि मुझे तो रिलैक्स नहीं होना है, तब क्या होगा? मीडियल लेक्टस इस तरफ जा पाता? नहीं जा पाता। तो मीडियल लेक्टस जो है उसको लैटरल लेक्टस का हम लोग एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग मतलब जो ये मेजर कॉन्सेप्ट है एगोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, एंटागोनिस्ट हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेडिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन क्या होता है। हेडिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन बोल रहा है कि ये लॉ है, अच्छे से याद रखना, अगर एग्जाम में आए तो लाइन बाय लाइन आपको लिखना है। एन इक्वल एंड साइमल्टेनियस इनर्वेशन फ्लोज फ्रॉम द ब्रेन टू अ पेयर ऑफ मसल ऑफ बोथ आईज। पेयर ऑफ जो मसल्स होता है बोथ आई का, उसमें होता है। जैसे मान के चलो हम लोगों ने देखा जब डेक्स्ट्रोवर्सन हो रहा था, जब राइट आई की तरफ जा रहा था, है ना, राइट की तरफ जो ये चीज आई, दोनों आई जब जा रहा था, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट था उसके लिए क्या हो रहा था? राइट लैटरल लेक्टस एंड लेफ्ट मीडियल लेक्टस काम कर रहा था, यही चीज बोल रहा है। एंड इक्वल एंड साइमल्टेनियस इनर्वेशन फ्लो फ्रॉम द ब्रेन टू अ पेयर ऑफ मसल, एक दो पेयर ऑफ मसल था, राइट के लिए लैटरल लेक्टस था, लेफ्ट के लिए मीडियल लेक्टस मसल था, व्हिच कॉन्ट्रैक्ट इन अ मूवमेंट। जब क्या होगा? राइट लैटरल लेक्टस जब काम करेगा तभी उसी के साथ साथ लेफ्ट जो मीडियल लेक्टस है वो साथ में काम करेगा। इसी चीज को बोला जाता है हेडिंग्स लॉ। तो इसमें क्या हो जा रहा है? इक्वल इनर्वेशन फ्लो हो रहा है। इक्वल इनर्वेशन कहां से फ्लो हो रहा है? ब्रेन से फ्लो हो रहा है। कहां पे फ्लो हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट आई मसल। अब आई मसल मतलब जो साइनर्जिस्ट मसल था, जो साइनर्जिस्ट मसल था उस पे जाके फंक्शन हो रहा है, इसी चीज को बोला जाता है हेडिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा सेडिंगस्टन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन। रेसिप्रोकल इनर्वेशन मतलब इसमें ऑपोजिट होगा, जैसे कि ड्यूरिंग ऑकुलर मोटिलिटी एंड इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ इनर्वेशन to the contraction of the agonist muscle is accompanied by a decreased flow innervation to the relaxing antagonist। मतलब जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल बताया कि राइट आई है, ये लेफ्ट आई है, तो राइट आई का जो लैटरल लेक्टस है उसको स्टिमुलेशन मिलेगा तो इसके तरफ गया, उसके साथ साथ क्या होगा? उसी आई का जो मीडियल रेक्टस था उसको क्या होगा? रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ऑपोजिट इनर्वेशन मिलना चाहिए। वही बोल रहा है रेसिप्रोकल इनर्वेशन, मतलब उसका ऑपोजिट इनर्वेशन मिलना चाहिए, तभी क्या होगा? राइट आई का जो लैटरल रेक्टस है उसके तरफ जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। वही बोल रहा है ड्यूरिंग ऑकुलर मोटिलिटी एंड इंक्रीज फ्लो ऑफ इनर्वेशन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग एगोनिस्ट मसल। कॉन्ट्रैक्टिंग एगोनिस्ट मतलब कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन पे काम करने का जो मसल है उसको एगोनिस्ट बोला जाता है, उसके तरफ गया। उसके साथ क्या बोल रहा है कि agonist muscle is accompanied by a decreased flow of innervation, मतलब ये डिक्रीज फ्लो ऑफ इनर्वेशन किस में हो रहा था? ऑपोजिट में। रिलैक्सिंग एंटागोनिस्ट मीडियल लेक्टस को रिलैक्स करना पड़ रहा था। राइट आई का ही देखो, सिर्फ लेफ्ट में हम लोग नहीं देखेंगे, राइट का ही देखेंगे। इसमें देखो राइट लैटरल लेक्टस में प्लस है, राइट मीडियल लेक्टस में माइनस है, मतलब अगर ये आई को इसके तरफ मूव करना है तो फिर क्या होगा? लैटरल लेक्टस को खींच के जाना पड़ेगा, तब इसको रिलैक्स करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सेडिंगस्टन लॉ ऑफ तुम्हारा रेसिप्रोकल इनर्वेशन। ठीक है, अभी हम लोग हेडिंग्स लॉ और सेडिंगटन लॉ भी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आता है स्क्विंट कौन सा रीजन की वजह से हो सकता है। अगर किसी को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एक आई में ब्लरिंग दिख रहा है, हो सकता है उसका चश्मे का नंबर वो पहनना नहीं चाह रहा है, उसके वजह से हो सकता है। बार बार उसको रिओकरेंस में तुम्हारा कोई भी इंफेक्शन हो रहा है पर्टिकुलर एक आई में, उसके वजह से हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्जेनिटली होता है, हो सकता है, जिसको ब्राउन सिंड्रोम में बोला जाता है। उसमें देखो इंफीरियर ओब्लिक ओवर एक्शन जिसमें हो रहा है, इसमें देखो डाउन सिंड्रोम में होता है, सेरिब्रल पॉल्सी, है ना, जिसपे तुम्हारा डिफरेंट कॉन्जेनिटली डिफरेंट ये हो रहा है। उसके साथ साथ जिसका ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, उस केस में भी स्क्विंट सस्पेक्ट कर सकते हो। एक आई में तुम्हारा ट्रॉमा वगैरह हो गया है, उस केस में तुम सस्पेक्ट कर सकते हो। किसी का कॉन्जेनिटल तुम्हारा कैटरेक्ट है, बचपन से उसका कैटरेक्ट है, उसके वजह से स्क्विंट डेवलप हो सकता है। किसी का कॉर्निया में ओपेसिटी हो गया है, उसके वजह से उसका स्क्विंट हो सकता है।
बेसिक फंक्शन ऑफ यूएम हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में डिस्क्राइब कर लिए, तो हम लोग इस वीडियो में इतना डिटेल्स में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, मीडियल रेक्टस का एडक्शन है, लैटरल रेक्टस का एबडक्शन, इंफीरियर रेक्टस का डिप्रेशन, एक्सटॉर्शन, एडक्शन, सुपीरियर रेक्टस का एलिवेशन, इंटॉर्शन, एडक्शन, इंफीरियर ऑब्लिक का एक्सटॉर्शन, एलिवेशन, एडक्शन, सुपीरियर ऑब्लिक का इंटॉर्शन, डिप्रेशन, एडक्शन। इस चीज को याद रखने के लिए हमने फॉर्मूला ही बताया जिसको बोलते हैं रैडसिन। रैडसिन मतलब क्या था? रैडसिन मतलब था रेक्टर्स और एडक्टर्स एंड सुपीरियर और इंटॉर्टर्स। रेक्टर्स में एक ही चीज को छोड़ के, और रेक्टर्स बोला कौन सा चीज को छोड़ के? दैट वाज अ लैटरल रेक्टस। बाकी सारा जो रेक्टर्स है जैसे कि मीडियल रेक्टस एडक्टर्स है, इंफीरियर रेक्टस एडक्टर्स है, सुपीरियर रेक्टस वो भी एडक्टर्स है। ऑपोजिट वे में जो ऑब्लिक है वो क्या है? एबडक्टर्स है, एबडक्टर्स है, ठीक है। इन केस ऑफ ऑब्लिक हम लोग देखेंगे, ऑब्लिक में जो प्राइमरी एक्शन होता है वो इंटॉर्शन होता है, सुपीरियर ऑब्लिक इंटॉर्शन। देखो सुपीरियर रेक्टस वो भी काम है उनका इनसाइक्लोटॉर्शन, ठीक है। तो सुपीरियर सर इंटॉर्टर्स, हमें इस चीज से याद हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्विंट में। ये है स्यूडो स्क्विंट का क्लासिफिकेशन। इसमें क्या हो रहा था? पहला चीज है स्यूडो एसोट्रोपिया, जहां पे उसका जो कैंथल फोल्ड था उसको अगर तुम ऐसे पिंच करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? उसका स्क्विंट वैनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है स्यूडो एक्सोट्रोपिया। स्यूडो एक्सोट्रोपिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जहां पे उसका क्या हो रहा था? जो फोबिया था वही डिस्प्लेस था, उसके वजह से उसका आई टेढ़ा था। अपोजिट लास्ट है क्रैनियोफेसियल एनोमलीज, मतलब उसमें क्या हो रहा था? उसका देखो फेस डिफरेंट तरीके का फेस है, जो कॉन्जेनिटल है, फ्रॉम बर्थ इस तरीके का फेस होता है। उसमें क्या है? उसका जो ग्लोब का जो प्लेसमेंट होता है वही प्रॉपर नहीं होता है, उसके वजह से उसका स्क्विंट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लैटेंट स्क्विंट। लैटेंट स्क्विंट मतलब विदाउट कवर टेस्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा स्क्विंट है कि नहीं है, उसको बोला जाता है लैटेंट स्क्विंट। उसका पहला चीज है इसोफोडिया। इसोफोडिया मतलब आई अंदर के तरफ रहेगा, जब तुम कवर हटा दोगे तो क्या होगा? अंदर से आई बाहर के तरफ आएगा। एक्सोफोडिया में क्या होगा? आई बाहर के तरफ रहेगा, ठीक है। जब तुम कवर से हटा दोगे तो क्या होगा? तुमने बाहर से अंदर के तरफ आएगा वो आई, ठीक है। जो एक्सोफोडिया है उसमें आई बाहर से अंदर आ रहा है, इसोफोडिया में क्या हो रहा है? आई अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। राइट हाइपरफोडिया, लेफ्ट हाइपरफोडिया ऑपोजिट वे में भी सेम है चीज है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। इनसाइक्लोफोडिया, एक्साइक्लोफोडिया, डायरेक्शन ऑफ द डेविएशन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग ट्रोपिया के क्लास में क्लासिफिकेशन करें। इसोट्रोपिया मतलब आई सीधा जब पेशेंट है तुम्हारे पास, आई अंदर की तरफ ही रहेगा उसका। एक्सोट्रोपिया में क्या होगा? आई बाहर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। राइट हाइपरट्रोपिया मतलब राइट आई ऊपर की तरफ रहेगा, लेफ्ट हाइपरट्रोपिया लेफ्ट आई ऊपर की तरफ रहेगा। अगर लेफ्ट आई ऊपर की तरफ है तो फिर राइट को हम लोग राइट हाइपोट्रोपिया भी बोल सकते हैं, लेफ्ट को हाइपरट्रोपिया और राइट को हाइपोट्रोपिया भी बोल सकते हैं। इनसाइक्लोट्रोपिया, एक्साइक्लोट्रोपिया, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाला देखो, इसमें तुम्हें लग रहा है कि स्क्विंट नहीं है, बट जैसे कवर किया देखो ये आई बाहर की तरफ चला गया। जब कवर को हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ये हो गया तुम्हारा एक्सोफोडिया का एग्जांपल। इसमें देखो इसोफोडिया है, ये वाला एक्सोट्रोपिया है, इसोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया। ये वाला देखो राइट हाइपरट्रोपिया, ये देखो ये वाला है लेफ्ट हाइपरट्रोपिया, ये है इनसाइक्लोट्रोपिया। देखो अच्छे से ये वाला चीज को देखो, इसमें राइट आई क्या है? अंदर की तरफ है, इसको बोलते हैं इसोट्रोपिया। इसमें एक्सोट्रोपिया देखो राइट आई बाहर की तरफ है, ये राइट हाइपरट्रोपिया देखो राइट आई ऊपर की तरफ है। लेफ्ट आई हाइपरट्रोपिया मतलब लेफ्ट क्या है तुम्हारा? ऊपर की तरफ है, देखो लेफ्ट ऊपर की तरफ है। इसमें राइट हाइपोट्रोपिया भी बोल सकते हो, नहीं तो लेफ्ट हाइपरट्रोपिया भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉमिटेंसी ऑफ डेविएशन। कॉमिटेंसी मतलब क्या होता है? जो हमारा 9 गेज है, जैसे हम लोग प्राइमरी गेज है, एलिवेशन, डिप्रेशन, राइट में ऊपर की तरफ गए तो डेक्स्ट्रो एलिवेशन, फिर राइट डेक्स्ट्रो वर्सन, फिर डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, फिर सेंटर पे आए, सेंटर के बाद फिर इधर लेफ्ट में लिवो एलिवेशन, फिर लिवो वर्सन और लास्ट में लिवो डिप्रेशन। ये 9 गेज पे क्या होगा? जो भी स्क्विंट का जो अमाउंट था उस स्क्विंट का अमाउंट सेम रहेगा, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिफरेंट डेविएशन। इसी के ऊपर अगर किसी का सेम है तो उसको बोलते हैं कॉमिटेंट स्ट्रैबिस्मस, और किसी का अगर सेम नहीं हो रहा है डेविएशन तो उसको बोलते हैं इनकॉमिटेंट स्ट्रैबिस्मस। इनकॉमिटेंट स्ट्रैबिस्मस जनरली कभी भी आई मसल में कोई पैरालिसिस होगा, नर्व में कोई प्रॉब्लम होगा जो नर्व सप्लाई करता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, नर्व सप्लाई एक बार जस्ट रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। नर्व सप्लाई जो है उसको कैसे बोलते हैं हम लोग? ऑल 3 SO4 और LR6
ऑल थ्री मतलब ऑल आर द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स इज सप्लाइड बाय थर्ड नर्व एक्सक्लूडिंग सुपीरियर ऑब्लिक इज सप्लाइड बाय फोर्थ नर्व ट्रॉक्लियर एंड लैटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय द एब्डुसेंट। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लो तो फिर हो जाएगा। ऑल थ्री, ऑल में कौन सा चीज आ रहा है, मीडियल रेक्टस, उसके साथ आ जा रहा है तुम्हारा सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, ये चीज। ठीक है, इसमें सुपीरियर ऑब्लिक और लैटरल रेक्टस इसमें आ जा रहा है। ठीक है, जो सुपीरियर ऑब्लिक इसमें से फोर्थ नर्व से हो जा रहा है और लैटरल रेक्टस सिक्स नर्व, सिक्स कैनियल नर्व से हो जा रहा है। अगर कोई नर्व में फंक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो अब क्या होगा, तब उसको इनकॉम्पिटेंट स्ट्रैबिस्मस होगा, मतलब जो भी डेविएशन होगा डिफरेंट डिफरेंट गेज पे उसका अलग अलग डेविएशन होगा। ठीक है, अभी टाइम ऑफ ऑनसेट के ऊपर, मतलब बचपन से है स्क्विंट तो उसको बोल रहे हैं कॉन्जेनिटल स्ट्रैबिस्मस, अगर बड़ा होने के बाद स्क्विंट है उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट स्ट्रैबिस्मस। अभी कॉन्स्टेंसी ऑफ डेविएशन, अगर डेविएशन कांस्टेंट है, हमेशा डेविएशन है और इक्वल अमाउंट का डेविएशन है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्क्विंट। मतलब किसी का है तुम देख के टेढ़ा बोल दे रहे हो, कांस्टेंट स्क्विंट। इंटरमीडिएट स्क्विंट मतलब पेशेंट जब बोला बहुत टायर्ड हो जाता हूं उस टाइम पे मेरा ऐसा लगता है कि मेरा जो आई टेढ़ा हो जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट स्क्विंट। ठीक है, पीरियोडिक स्क्विंट क्या होता है, पीरियोडिक स्क्विंट होता है 48 आवर्स में। आज स्क्विंट है, आज से 2 दिन के बाद फिर से स्क्विंट होगा, उसके 2 दिन के बाद फिर से स्क्विंट होगा, इसको बोलते हैं पीरियोडिक स्क्विंट। फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेशन होता है फिक्सेशन के बेसिस पे, किसी का सिर्फ और सिर्फ राइट आई टेढ़ा है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एक्सोट्रोपिया, राइट के बाहर की तरफ गया तो राइट एक्सोट्रोपिया हम लोग बोलेंगे। ठीक है, उसको यूनिलैटरल हुआ। कभी तुमको लग रहा है कि अभी तो राइट आई था, अभी क्या हो जा रहा है, राइट आई सीधा हो जा रहा है, लेफ्ट आई बाहर की तरफ चला जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग। सिर्फ और सिर्फ राइट में है तो उसको बोलते हैं यूनिलैटरल, अगर कभी राइट कभी लेफ्ट लग रहा है उसको ऑल्टरनेटिंग बोलते हैं। बायलैटरल मतलब दोनों ही आई बाहर की तरफ है या दोनों ही आई अंदर की तरफ है, उसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल स्क्विंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें था इटियोलॉजी में, अभी और 2 टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि कौन सा रीजन की वजह से उसका स्क्विंट हो रहा है, उस चीज को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पैरालाइटिक और सेकेंड है नॉन पैरालाइटिक। पैरालाइटिक मतलब है कि किसी का आई में पैरालिसिस हुआ है, कौन सा चीज में पैरालिसिस होगा, नाभ पे पैरालिसिस होगा, उसके वजह से अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं पैरालाइटिक स्क्विंट। नॉन पैरालाइटिक स्क्विंट में उसमें नाभ में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जैसे एकोमोडेटिव हेटेरोफोबिया बोलते हैं। एकोमोडेटिव हेटेरोफोबिया मतलब मान के चलो किसी का आई में हम लोगों का बहुत ज्यादा प्लस पावर है, +3 +4 पावर है, तो उस चीज को कोप अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस चीज को कोप अप करने के लिए उसको एकोमोडेशन करना पड़ेगा। एकोमोडेशन करने की वजह से क्या होगा, उसका कन्वर्जेंस होगा, जब कन्वर्जेंस होगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसका इसोडेविएशन हो जाएगा, उस केस में हम लोग बोलते हैं एकोमोडेटिव हेटेरोफोबिया। नॉन एकोमोडेटिव इसोट्रोपिया में क्या हो जा रहा है, नॉन एकोमोडेटिव में विदाउट एकोमोडेशन मतलब क्लास नंबर है नहीं, उसके बाद भी अगर उसको स्क्विंट है उसको बोलते हैं नॉन एकोमोडेटिव इसोट्रोपिया। प्राइमरी हेटेरोफोबिया का 3-4 क्लासिफिकेशन है। कन्वर्जेंस एक्सेस, कन्वर्जेंस एक्सेस में क्या हो जाएगा, नियर का जो इसोफोबिया होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, मोर देन डिस्टेंस इसोफोबिया। इसोफोबिया समझ में आया। अपोजिट वे में डाइवर्जेंस इनसफिशियंसी में क्या होगा, नियर डिस्टेंस इसोफोबिया क्या होगा, मोर देन नियर इसोफोबिया। अच्छे से समझ जाओ इस चीज को, कैसे कि डाइवर्जेंस इनसफिशियंसी मतलब पास में से ठीक है, जब दूर में देख नहीं पा रहा है, डाइवर्ज नहीं कर पा रहा है, डाइवर्ज नहीं कर पा रहा मतलब क्या, दूर में कन्वर्ज होकर रह रहा है, जब कन्वर्ज उसमें ज्यादा हो जाएगा तो डिस्टेंस इसोफोबिया विल बी मोर देन नियर इसोफोबिया। कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी में क्या होगा, कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी में होगा नियर एक्सोफोबिया इज मोर देन डिस्टेंस एक्सोफोबिया, मतलब नियर में वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। ऑपोजिट वे में डाइवर्जेंस एक्सेस में क्या हो जाएगा, नियर डिस्टेंस एक्सोफोबिया विल बी मोर देन नियर
डाइवर्ट ज्यादा ही कर दे रहा है, मतलब जब नियर में देख रहे हैं तुम्हारा कोई स्क्वीन नहीं है, जब हम दूर पे देखना स्टार्ट करें तो फिर क्या हो जा रहा है, हमारा जो स्क्वीन है वो बाहर आके आ जा रहा है, इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट एक्सोपोडिया। सेंसरी हेटेरोफोबिया क्यों हो रहा है? सेंसरी हेटेरोफोबिया तुम्हारा जब भी कोई भी चीज तुम्हारा मान के चलो कैटरैक्ट हो रहा है, या तो तुम्हारा क्या बोलते हैं इसके वजह से क्या होता है, कभी कभी उसका जो स्टिमुलस जा नहीं पाता है उस टाइम पे, उसको सेंसरी डिप्रीवेशन हो जाता है, या तो क्या होता है कभी कभी न्यूरोलॉजी वजह से भी उसको स्क्वींट होना स्टार्ट होता है, उसको सेंसरी हेटेरोफोबिया भी बोलते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हेटेरोफोबिया हो गया है ना, बहुत ज्यादा किसी ने अल्कोहल वगैरह या तो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस कंज्यूम किया, उसकी वजह से उसको हेटेरोफोबिया हुआ, उसको सेंसरी हेटेरोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्री टेकिंग। हमें स्क्रीन के जब पढ़ रहे तो उस टाइम पे एवोल्यूशन से पहला पार्ट है हमारा हिस्ट्री अच्छे से लेना चाहिए। हिस्ट्री कैसे लेंगे? पहले कोई हिस्ट्री में पैचिंग वगैरह किया है कि नहीं किया है? हिस्ट्री ऑफ स्पेक्टिकल वेयर, मतलब चश्मा पहले पहना था कि नहीं पहना था? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, टाइप्स ऑफ स्ट्रैबिस्मस, मतलब कोई चोट वगैरह लगा था कि नहीं लगा था? प्रीवियस कोई सर्जरी वगैरह किया था कि नहीं किया था? ठीक है, स्ट्रैबिस्मस का अगर सर्जरी किया था तो कौन सा सर्जरी किया था उसके बारे में उसको पूछना है। अगर आई का आसपास में कोई सर्जरी हुआ था पेरियोकुलर, उसके बारे में पूछना है। कोई न्यूरो सर्जरी हुआ था कि उसके बारे में पूछना है। बर्थ हिस्ट्री में पेशेंट का जानना जरूरी इसीलिए है कि उसको डेवलपमेंटल डिले की उसको जानने के लिए। एज ऑफ जेस्टेशन मतलब कब उसका बर्थ हुआ, बर्थ वेट कितना था, कोई प्रॉब्लम आया था कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन, ये सब पूछना है। डेवलपमेंट में हमें पूछना है कि विजुअल मैच्योरेशन कब हुआ, और उसके साथ साथ मोटर एंड स्पीच डेवलपमेंट जो हो रहा था वो कैसे हुआ। प्रेजेंस ऑफ हेरिडिटरी में भी, प्रेजेंस ऑफ हेरिडिटरी फ्रॉम ऑफ स्ट्रैबिस्मस मतलब पहले से जो है कि बचपन से है पेशेंट को, तो उस टाइम पे हमें पूछना है कि उसका मम्मी पापा को किसी को स्क्वींट है कि नहीं है। ठीक है, रिव्यू ऑफ सिस्टम मतलब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एंड अदर सिस्टमिक एब्नॉर्मलिटीज हमें ढूंढना जरूरी है। जैसे कि हेडेक होता है पेशेंट को, हेडेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फैटिग हो जाता है क्या पेशेंट, कोई सीजर्स डिसऑर्डर है कि नहीं है, अटैक से मतलब अच्छे से मूवमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है उस चीज के लिए, टोसिस है कि नहीं है, मसल में कोई वीकनेस है, इन जनरल मसल में कोई वीकनेस है कि नहीं है वो चीज, अगर पेशेंट को निस्टैग्मस है कि नहीं है, ये सारा क्वेश्चन तुम्हें पूछना जरूरी है। नेक्स्ट, वहां पे हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में पढ़ लिए थे कि हमें जो विजुअल डेवलपमेंट है, विजुअल डेवलपमेंट कैसे हो रहा था। ठीक है, तो विजुअल डेवलपमेंट पे हम लोग जैसे पढ़ रहे थे कि प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स जो प्रेजेंट रहता है फ्रॉम 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ब्लिंक रिस्पांस तुम्हारा आ जाता है, कोई भी थ्रेट ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके लिए 2 to 5 मंथ पे, फिक्सेशन डेवलप होता है 2 मंथ्स पे, स्मूथ परस्यूट डेवलप होता है 6 to 8 वीक पे। स्मूथ परस्यूट मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको धीरे धीरे जब राइट टू लेफ्ट देखेंगे उसको स्मूथ परस्यूट बोला जाता है। ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस में हम लोग चेक जो करते हैं ओकेन में, उसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड स्लो फेज वेलोसिटी पहले रहता है बर्थ में, बट धीरे धीरे जब उसका एज इंक्रीज होता है तब हम लोग उसका जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज करा के उसका मोनोकुलर रिस्पांस बेटर हो सकता है। नेजल टू टेम्पोरल, नेजल टू टेम्पोरल हम लोग का जो रिस्पांस होता है बेटर रहता है क्योंकि रेटिना में डेवलप हो रहा है बोल के। स्टीरियोप्सिस डेवलप हो जाता है 3 to 7 मंथ्स ऑफ एज पे। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी वेल डेवलप होता है 7 मंथ्स ऑफ एज। बच्चे में हम लोग हाइडिंग हाइडी से कॉन्ट्रास्ट टेस्ट कर सकते हैं। फोबियल मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा 4 मंथ। ऑकुलर अलाइनमेंट स्टेबलाइज मतलब जो आई है वो सीधा है कि टेढ़ा है, तुम्हें 1 मंथ जब बच्चे का प्रॉपर एज हो जाए उस टाइम पता चलेगा। ऑप्टिक नर्व माइलिनेशन कंप्लीट होता है 7 मंथ्स टू 2 ईयर। अगर बच्चे का फिक्सेशन वेल डेवलप हुआ ही नहीं है तुम उसका स्क्वींट सर्जरी के लिए भेज दोगे, ऐसा नहीं होगा। पहले बच्चे का फिक्सेशन वेल डेवलप होने दो, उसके बाद उसका स्क्वींट का एवोल्यूशन करना जरूरी है। बच्चे को इसको ऑक्लूशन टेस्ट बोलते हैं। जब राइट आई से उसको बंद कर रहे तो फिर उस बच्चा हंस रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एज सुन एज हमने लेफ्ट आई को बंद कर दिया बच्चा रोना स्टार्ट किया, मतलब क्या हुआ कि ये जो आई था उसका वो आई खराब था क्योंकि दूसरा से उसको दिख ही रहा था, ये था बैड आई। अपोजिट वे में जब भी हमने गुड आई को बंद कर दिया तो फिर क्या हो रहा है, बच्चा रोना स्टार्ट कर रहा है, उसको ऑक्लूशन टेस्ट बोलते हैं। टेलर एक्विटी कार्ड से हम लोग प्रेफरेंशियल लुकिंग टेस्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू बच्चे का प्रॉपर विजुअल एक्विटी एज पर एज कितना होना चाहिए वो हम एवेल्यूट कर सकते हैं। स्यूडोस्क्वीन का हमने बताया था एपिकैंथल जो फोल्ड होता है उसके वजह से हमें दिख रहा था। देखो ये हमने बताया था स्यूडो एक्सोट्रोपिया, जब ऑक्लूट किया दूसरे आई को फिर भी क्या हो रहा है, उसका फिक्सेशन नहीं ले रहा है क्योंकि उसका जो मैकुला था वो एक्टोपिक था, वो मैकुला ऑलरेडी शिफ्टेड था दूसरे साइड पे, इसके वजह से वो फिक्सेशन नहीं ले पा रहा था। ठीक है, क्रैनियोफेशियल एनोमलीज में हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें भी स्क्विंट देख सकता है, दैट इज द कॉन्जेनिटल फॉर्म ऑफ स्क्विंट।
ठीक है। नेक्स्ट है सेंसरी टेस्ट। अभी हम लोग टेस्टिंग में आ जा रहे हैं कि कैसे स्क्विंट टेस्ट करेंगे। पहला टेस्ट है हम लोग कोई भी, अगर तुम दोनों आई बच्चे को फिंगर को दोनों आई है तुम्हारे बच्चे को जस्ट एक फिंगर से दूसरे फिंगर टच करने के लिए बोलो, तो अगर टच कर पा रहा है मतलब बच्चे का दोनों आई साथ में काम कर रहा है, अगर नहीं टच कर पा रहा है मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। तुम ही खुद देख लो, एक ऐसे दोनों आई से और पेन लो, ठीक है, पेन लेने के बाद दोनों आई ओपन करके तुम पेन को डाल दोगे, बट एक आई बंद करके जब तुम पेन को डालोगे तो डाल नहीं पाओगे, देख रहे हो। इसी तरीके से तुम खुद ट्राई करके देख लो, एक मैजिक टेस्ट जिसके साथ तुम्हें समझ में आएगा कि दोनों आई में साथ में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज पेंसिल वाला टेस्ट में ग्रॉसली हम लोग देख रहे हैं। नियर के लिए हम लोग नियर स्टीरियोप्सिस चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए हम लोग डिस्टेंस स्टीरियोप्सिस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्थफोर्ड डॉट टेस्ट में। ऑर्थफोर्ड डॉट टेस्ट हम लोग बेसिक और बाइनोकुलर विजन का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो अभी इसमें हम लोग इन डिटेल्स में डिस्क्राइब नहीं करेंगे। जो एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंसी होता है, नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंसी क्या होता है हमने डिस्क्राइब किया पहले वाले वीडियो में, उसको जाके एक बार देख लो। इसमें हम लोग देखेंगे जस्ट कि नॉर्मल जो एबनॉर्मल होता है उसमें क्या होगा, इस तरीके का पेशेंट का फिंगर को दिखाई देगा, और नॉर्मल में क्या होगा, इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। ब्रूकनर रिफ्लेक्स जो होता है, ब्रूकनर रिफ्लेक्स में क्या होगा, जब भी पेशेंट का हम लोग ऑलमोस्ट तुम्हारा मतलब 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर दूर से हम लोग बैठ के करेंगे, दोनों आई में रिफ्लेक्स देखेंगे डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप पे। हम लोग अगर देखेंगे कि कोई भी एक आई में ज्यादा ब्राइट है तो उसमें हम लोग स्क्विंट सस्पेक्ट कर सकते हैं उस आई के लिए। ये रेड फिल्टर टेस्ट है। रेड फिल्टर टेस्ट में हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ उसका सप्रेशन है उस चीज के लिए, उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है रेड फिल्टर इन डे टू डे क्लिनिक पे। ये देखो डबल मेडॉक्स रॉड है इसमें। डबल मेडॉक्स रॉड पे अगर पेशेंट ऐसा मतलब पेशेंट को पूछना है वर्टिकली रखने के बाद कि दो जो लाइन है वो दोनों लाइन पर खुद से पैरेलल है कि एक लाइन थोड़ा टिल्टेड है, जो लाइन टिल्टेड है उसके तरफ हम लोग क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा, वो जो मेडॉक्स है उसको मूवमेंट करना पड़ेगा। अगर मेडॉक्स का मूवमेंट करने के बाद पेशेंट अगर बोला अलाइंड है दोनों साथ में मिलके, तो फिर जितना मूवमेंट किया तो ये तुम्हारा ट्रायल फ्रेम में दिखाई देगा, तो उतना अमाउंट का उसका इन साइक्लो या एक साइक्लो। अगर तुम अंदर की तरफ मूवमेंट करने के बाद पेशेंट बोल रहा है कि मुझे दोनों पैरेलल लगा तो उसको बोलते हैं इनसाइक्लो डेविएशन, अगर बाहर की तरफ मूवमेंट करने के बाद दिख रहा है तो उसको बोलते हैं एक साइक्लो डेविएशन, ठीक है। ये है तुम्हारा एबनॉर्मल, ये है नॉर्मल रेस्पॉन्स पे, ठीक है। मेडॉक्स रॉड में क्या होता है, जब नॉर्मल है उसका कोई फोड़िया नहीं है, उसमें नॉर्मल सेंटर पे फोकस होगा। अगर फोड़िया है एक्सोफोड़िया तो अपोजिट में फोकस होगा, और इसोफोड़िया है तो अनक्रॉस डिप्लोपिया फॉर्मेशन होगा। इन केस ऑफ वर्टिकल फोड़िया पे हम लोग क्या करेंगे, मेडॉक्स रॉड को वर्टिकल रखेंगे बट लाइन के फॉर्मेशन होगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन होगा। राइट हाइपोट्रोपिया में क्या हो जाएगा, जो लाइन है वो लाइन है जो है नीचे के लाइन ऊपर की तरफ रहेगा, डॉट नीचे की तरफ आ जाएगा। अपोजिट में राइट हाइपोफोड़िया में क्या होगा, डॉट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जो भी डेविएशन है उसका ऑपोजिट फॉर्मेशन होता है तुम्हारा मेडॉक्स रॉड पे जाके। अभी हम लोग आ जाते हैं फिक्सेशन टेस्ट। फिक्सेशन टेस्ट भी हम लोग एक आई को बंद करके हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई ऑकुलर जो डेविएशन है उस पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, उस रेस्ट्रिक्शन को चेक करने के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कवर टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। जब पहले था क्या था, कोई डेविएशन नहीं था, अभी कवर करने के बाद आई थिंक तुम लोग को विजिबल होगा जो ये आई अंदर की तरफ चला गया, ये आई क्या हो गया, अंदर की तरफ चला गया। जब अंदर की तरफ चला गया तो फिर हम लोगों ने क्या करेंगे, उसका ईसो डेविएशन बोलेंगे उसको, है ना। इस पे देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि ये दूसरा वाला आई को जब कवर किया दूसरा वाला भी आई अंदर की तरफ चला जा रहा है, बट नॉर्मल में तुम्हें वो चीज दिख नहीं रहा है स्क्विंट, उसको बोलते हैं ईसोफोड़िया, ठीक है, इसको फोड़िया बोलते हैं। नेक्स्ट ये वाला देखो, ट्रोपिया में क्या है, तुमको ऑलरेडी दिख रहा है कि ये आई अंदर की तरफ ही है ऑलरेडी, उसमें कुछ कर नहीं सकते। ऑपोजिट में देखो बाहर की तरफ ही ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, ये हो गया तुम्हारा इसोट्रोपिया पहले वाला, नेक्स्ट है एक्सोट्रोपिया। इसमें तुम्हें देख के पता चलेगा पेशेंट का आई टेढ़ा है, बट फोड़िया में तुम्हें देख के पता नहीं चलेगा, उसमें तुम्हें कवर टेस्ट करके ही पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोटर टेस्ट में, जैसे मैंने बताया कवर टेस्ट। कवर टेस्ट में क्या हो जा रहा था कि इसमें कोई स्क्विंट नहीं है, जब कवर किया, कवर करने के बाद कवर तुमने खोल दिया तो फिर क्या हो जा रहा, आई अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। जो आई अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है मतलब क्या हो जा रहा है, उसका जो डेविएशन था उसको ईसो डेविएशन प्रेजेंट हो रहा था। अपोजिट वे में जैसे यहाँ पे देखो आई को अनकवर कर दे तो क्या हो जा रहा है, आई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर डेविएशन प्रेजेंट था। तो जहां से आ रहा है वही उसका एक्चुअल पोजीशन था। कवर किया था तुमने, उस कवर को खोल दिया, क्या हुआ, आई बाहर से अंदर की तरफ आया, मतलब आई कहां पे था, 100 डेविएशन था। ऑपोजिट वे में अगर तुमने कवर किया आई को, आई क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ जा रहा है, वो जिसको क्या बोलते तुम्हारा हाइपर डेविएशन था। इस चीज को देखो, ये होगा कवर अनकवर टेस्ट।
इसमें पहले क्या था, तुम्हारा कवर टेस्ट, जस्ट तुमने कवर किया जस्ट फिक्सेशन चेक करने के लिए। कवर अनकवर टेस्ट या अल्टरनेट कवर टेस्ट में हम लोग फोरिया का अमाउंट को भी डेविएशन को मेजर करते हैं। देखो जब कवर किया था वो आई कहां पे था, इस पोजीशन पे था। जब अनकवर किया तो फिर क्या हो गया, आई बाहर से अंदर की तरफ आ गया, तो फिर क्या था, पेशेंट को 100 डेविएशन प्रेजेंट था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म कवर टेस्ट। तो प्रिज्म कवर टेस्ट को पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है, अगर 100 डेविएशन होगा, अगर 100 डेविएशन होगा तो फिर हम लोग प्रिज्म का प्रिज्म कैसे रखेंगे, हम लोग 100 डेविएशन के लिए रखेंगे बेस इन प्रिज्म रखेंगे। ठीक है, तो बेस क्या होगा, अंदर की तरफ रखेंगे, बेस इन प्रिज्म रखेंगे 100 डेविएशन के लिए। और ISO डेविएशन के लिए क्या रखेंगे, ISO डेविएशन के लिए हम लोग रखेंगे बेस आउट। ये हम प्रिज्म का बात कर रहे हैं, जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं कितना अमाउंट ऑफ डेविएशन है, उस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा था, आई कहां से कहां आ रहा था, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, आई अंदर की तरफ था। इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया, बेस आउट प्रिज्म रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो हर्ट्जबर्ग कॉर्नियल जो रिफ्लेक्स टेस्ट होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि हर्ट्जबर्ग जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट होता है उसके बारे में बताओ करके। ठीक है, तो इसमें देखो ये नॉर्मल है, हमारा जो सेंट्रल में पोजीशन में होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। अगर वो प्यूपिलरी मार्जिन पे आ गया तो उसमें कितना होगा, 15 डिग्री होगा। प्यूपिलरी मार्जिन और लिम्बस मार्जिन के अगर मिडिल में आ गया पॉइंट तो उसको कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर लिम्बस का मार्जिन पे आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। तो एग्जाम पे पूछता है कि लेट्स सपोज राइट आई रिफ्लेक्स इज, ये मान के चलो राइट आई है और ये लेफ्ट आई है, राइट आई रिफ्लेक्स इज प्रेजेंटिंग ऑन द टेम्पोरल मार्जिन ऑफ द लिम्बस, तो उसका स्क्विंट कितना होगा। टेम्पोरल मार्जिन मतलब यहाँ पे पड़ा, तो स्क्विंट का अमाउंट उसको बोलना पड़ेगा कि 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू द हर्ट्जबर्ग टेस्ट। ये एमसीक्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्रिम्स्की। क्रिम्स्की दो टाइप का होता है, एक है मॉडिफाइड क्रिम्स्की, एक होता है नॉर्मल क्रिम्स्की। क्रिम्स्की में क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग डेविएशन चेक कर रहे हैं वो हम लोग नॉन डोमिनेंट आई के ऊपर रखेंगे प्रिज्म, उसका जो डेविएशन है उसको चेक करेंगे। बट मॉडिफाइड क्रिम्स्की में क्या करेंगे, जब बहुत अनइक्वल विजुअल एक्यूटी है या तो ऑकुलर मोटिलिटी का रेस्ट्रिक्शन है, उस टाइम पे हम लोग मॉडिफाइड क्रिम्स्की करते हैं। या कोई बच्चा है उसमें कॉपरेट नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्विंट वाला जो आई है उसके तरफ नहीं रख के हम लोग जो डोमिनेंट आई है उसमें रखेंगे। मॉडिफाइड क्रिम्स में क्या करेंगे, डोमिनेंट आई में रखेंगे, क्रिम्स में क्या करेंगे, नॉन डोमिनेंट आई में रखेंगे। हम लोग जनरली नॉन डोमिनेंट आई में रख के ही ये करते हैं, हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं। बट इन केस ऑफ जब तुम्हारा बच्चा अनकोऑपरेटिव है या तुम्हारा एम्ब्लायोपिया है, उस केस में मतलब लेजिया है, उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारा जो डोमिनेंट आई है उसमें हम लोग प्रिज्म रखेंगे। डायरेक्शन सेम रहेगा, ISO के लिए बेस आउट और एक्सो के लिए बेस इन। अभी ये जब फोर्थ प्रिज्म बेस आउट टेस्ट है, फोर्थ प्रिज्म जो बेस आउट टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, तुम्हारा कोई भी सप्रेशन होता है, उस सप्रेशन के लिए हम लोग करते हैं फोर्थ प्रिज्म एक बेस आउट। क्या होता है इसमें, जनरली मान के चलो यहाँ पे मेरा राइट आई है और ये लेफ्ट आई है, ये नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे फोर्थ प्रिज्म एक बेस आउट रखा, फोर्थ बेस आउट रखा, तो हमें क्या पता है आई का डेविएशन क्या होगा, टुवर्ड्स द एपेक्स होगा, तो इधर से इधर मूव होगा। उसके बाद क्या होगा, राइट भी इधर से इधर मूव होगा, बट राइट को तो दिख रहा है, तो फिर क्या होगा, राइट एक रिफिक्सेशन मूवमेंट लेगा ऑपोजिट वे में, तो हमें ये रिफिक्सेशन मूवमेंट की तरफ देखना है। अगर राइट में रिफिक्सेशन मूवमेंट नहीं हो रहा है मतलब क्या होगा, राइट में सप्रेशन होगा। मान के चलो सिर्फ लेफ्ट में रखा मैंने प्रिज्म, लेफ्ट आई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, लेफ्ट आई में सप्रेशन हो सकता है। तो इस फोर्थ एक सिंपल टेस्ट है, तुम्हारे पास ट्रायल बॉक्स में फोर्थ प्रिज्म रखा है, तुम पेशेंट के आंख में जस्ट डाल के देखोगे कि लेफ्ट आई मूव हो गया, राइट आई मूव हुआ, उसके साथ साथ लेफ्ट आई मूव हुआ। लेफ्ट आई मूव होने के बाद क्या फिर से रिफिक्सेशन ले रहा है, अगर ये रिफिक्सेशन मूवमेंट एब्सेंट है मतलब देयर इज अ पॉजिटिव स्कोटोमा प्रेजेंट विल बी देयर। ठीक है, तो स्कोटोमा को फिर मूवमेंट को देखने के लिए हम लोग, मतलब स्कोटोमा है कि नहीं है, माइक्रोस्कोटोमा हम लोग जनरली बोलते हैं, तो स्कोटोमा को प्रेजेंस है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग फोर्थ प्रिज्म बेस आउट टेस्ट करते हैं। फोर्थ डक्शन टेस्ट क्या होता है, जनरली जो सर्जन होता है वो जनरली करते हैं तो चेक करने के लिए कि वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन है कि कोई और रीजन की वजह से उसमें रेस्ट्रिक्शन हो जा रहा है, उसको चेक करने के लिए फोर्स, मतलब जो पिंच करने के बाद आई का मसल का डायरेक्शन को मूव करके देखेगा कि रेस्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है, वो हार्ड स्टॉप है कि सॉफ्ट स्टॉप है बोल के।
ठीक है। ऑकुलर मोडलिटी टेस्टिंग, हमें ऑकुलर मोडलिटी टेस्टिंग में हम लोग देख लेते हैं एक बार कि 9 गेज में हम लोग कैसे कैसे मसल काम कर रहा है। जैसे ये डेक्स्ट्रो, ये राइट आई है, ये लेफ्ट है, ठीक है। डेक्स्ट्रो एलिवेशन में कौन सा मसल काम कर रहा है, सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है। ये दोनों क्या सिनर्जिस्ट मसल है। एलिवेशन में क्या सुपीरियर रेक्टस इंफीरियर ऑब्लिक काम कर रहा है। लेफ्ट मतलब ये हो गया लीवो, ये लीवो, ये हो गया डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो एलिवेशन, ये डेक्स्ट्रो एलिवेशन, ये हो गया एलिवेशन, और ये हो गया लीवो एलिवेशन, ठीक है। तो इंफीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर रेक्टस काम कर रहा है तुम्हारा लीवो एलिवेशन पे। ये हो गया तुम्हारा डेक्स्ट्रोवर्सन, जब इस तरफ देख रहा है तो फिर क्या काम कर रहा है, लैटरल रेक्टस काम कर रहा है, मीडियल रेक्टस काम कर रहा है। लैटरल रेक्टस कौन सा आई का, राइट आई का, और लेफ्ट आई का मीडियल रेक्टस। ये राइट आई एंड लेफ्ट आई, ये प्राइमरी केस है, इसमें सारा मसल एक साथ काम करते हैं इन जनरल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट, ये इसमें लेफ्ट में जब जा रहे हैं इसको बोलते हैं लीवोवर्सन। लीवोवर्सन में क्या हो जा रहा है, लेफ्ट लैटरल रेक्टस काम कर रहा है, राइट का मीडियल रेक्टस काम कर रहा है, ठीक है। ऑपोजिट वे में जब डेक्स्ट्रो डिप्रेशन में आ रहे तो फिर क्या हो जा रहा है, राइट इंफीरियर रेक्टस काम कर रहा है और लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक काम कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन। हम लोगों ने पहले पढ़ा, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ आई को देखना, इसमें नीचे इंफीरियर रेक्टस सुपीरियर ऑब्लिक, और इस कोने में क्या हो रहा है, इस कोने में राइट का सुपीरियर ऑब्लिक एंड लेफ्ट का इंफीरियर रेक्टस काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है उस चार्ट के थ्रू हम लोगों ने देख लिए कौन सा गेज पे कौन सा मसल काम कर रहा है। तो हमें जब भी टेस्ट कर रहे हैं हम इसी तरीके से हमें टेस्ट करना है ताकि सारा मसल का एक्शन को हम देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को पता कैसे चलेगा उसका जो मसल है उस मसल में ओवर एक्शन हो रहा है कि अंडर एक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा, सिंपल सा एक चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू हम लोग देख के समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो पोजीशन है इसमें आ गया, इसमें भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देखो धीरे धीरे जब इस पिक्चर से तुम इस पिक्चर में जाओगे तो देखोगे कि इधर तो आ गया ये आंख, ये थोड़ा ज्यादा ही घुस जा रहा है अंदर, पता चल रहा है इस फोटो में कि आई थोड़ा ज्यादा ही अंदर घुस जा रहा है, नो कंपेयर्ड विथ अनदर आई। ये राइट आई था, ये लेफ्ट आई था, इसमें हमें पता चल रहा है कि कितना धीरे धीरे अंदर की तरफ घुसे जा रहा है ये आई, ठीक है। तो उस चीज को मेजर करने के लिए हम लोग देख पा रहे कि ओवर एक्शन हो जा रहा है, इतना जो था नॉर्मल था और उससे अंदर की तरफ चला गया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओवर एक्शन। कितना ओवर एक्शन हो रहा है हम लोग ग्रेड करते हैं +1 +2 +3 +4 से। अपोजिट वे में देखो, ये आई अंदर की तरफ इधर आया, ये भी इधर आ रहा है पहला, नेक्स्ट में क्या हो जा रहा है, देखो ये तो नीचे की तरफ आ रहा था बट धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आ ही नहीं रहा है, ये आ रहा है, इसमें प्रेजेंस ही नहीं है, नीचे की तरफ आ ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, इतना ज्यादा उसका लिम्बस प्रेजेंट था, ठीक है, देखो अच्छे से यहाँ पे लिम्बस इतना ज्यादा प्रेजेंट था, बट इसमें क्या होता है नीचे की तरफ आ गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर एक्शन बोलेंगे। अंडर एक्शन को कैसे हम लोग करते हैं, माइनस में करते हैं हम लोग, -1 -2 -3 -4। ओवर एक्शन समझ में आ गया, जब ज्यादा अंदर तरफ चला जाएगा, अंडर एक्शन जब जा नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं साइक्लोडेविएशन। साइक्लोडेविएशन हम लोग कैसे पता चलेगा, साइक्लोडेविएशन हमें हमेशा इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में पता चलेगा। जनरली क्या होता है, हमारा जो डिस्क होता है इसके बाद उसका लाइन पे हम लोगों का जो प्रेजेंट रहता है हमारा फोबिया का सेंटर, बट इन केस ऑफ इनसाइक्लोडेविएशन क्या हो जाएगा, इनसाइक्लोडेविएशन में ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक साइक्लोडेविएशन में नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो ये ग्रेडिंग का भी तुम्हारा स्केल दिया हुआ है इन केस ऑफ तुम्हारा प्राइमरी में, जब ये नॉर्मल पिक्चर है जहां पे तुम्हारा मतलब फंडस फोटो में जो आता है जनरली ऊपर की तरफ अगर फोबिया चलेगा उसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं, नीचे की तरफ फोबिया आ गया तो इंटॉर्शन बोलते हैं, बट जनरली तो हम लोग ऐसे देखते नहीं है रेटिना को, अपोजिट वे में देखते हैं, तो अपोजिट तरीके से हम लोग ये वाला दिखाई दे दिया, ठीक है। इसमें जो पिक्चर है तुम देखो, पिक्चर में समझ में आ जाएगा तुमको कि 3 मेजरमेंट ऑफ द एब्नॉर्मल एक्सटॉर्शन ऑफ द लेफ्ट आई इज विजिबल। फर्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप व्यू हैज बीन सीन बाय एग्जामिनर। पहला क्या है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप व्यू है, ये एग्जामिनर का व्यू है, ये एग्जामिनर का व्यू है। इसमें क्या दिख रहा है तुमको, ये जो फोबिया है इस रीजन पे होना चाहिए था, बट क्या है ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये कौन सा चीज में बोल रहा है, ये हैज बीन सीन। फंडस फोटोग्राफ क्या कर रहा है, फंडस फोटोग्राफ उस चीज को ऑपोजिट कर देता है, ये फंडस फोटो इसमें, ठीक है।
फंडस फोटो में क्या कर रहा है, फॉर द असेसमेंट ऑफ द टॉर्सन, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कैसा उसका एक साइक्लोटॉर्सन होगा और इन साइक्लोटॉर्सन होगा। ऊपर की तरफ चला गया अगर फंडस फोटो में, तो फिर नीचे की तरफ अगर आ गया तो कोई इंस्टॉर्सन बोलते हैं, बट ये चीज जब डॉक्टर देखेंगे उसको कैसा दिखाई देगा, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कितना साइक्लोडेविएशन है और साइक्लोडेविएशन का जो अमाउंट है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं सेकेंड एंड परस्यूट असेसमेंट। सेकेंड एंड परस्यूट असेसमेंट कोई भी बच्चे के लिए करने के लिए आप कोई भी टॉय ले लो और उस टॉय को हम लोग धीरे धीरे राइट टू लेफ्ट हम लोग धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट वे में NSUCO स्कोरिंग भी आता है, जिसको नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री का स्कोरिंग डेवलप है। उसमें एबिलिटी एक्यूरेसी चेक करने के लिए सेकंड परस्यूट यूज होता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि पेशेंट कितना प्रॉपर्ली सेकंड एंड परस्यूट मेंटेन कर पा रहा है। परस्यूट का जो कंट्रोल सेंटर होता है ब्रेन पे, कौन सा जगह पे होता है, कंट्रोल बाय इप्सिलैटरल पैराइटो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल जंक्शन। इसको याद रखना, परस्यूट इज कंट्रोल्ड बाय द पैराइटल लोब एंड पैराइटल ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल का जो जंक्शन है, ठीक है, उस पोजीशन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सैकेट। सैकेट कौन सा जगह से होता है, सैकेट कंट्रोल बाय फ्रंटल आई फील्ड। सैकेट कहां से होता है, फ्रंटल आई फील्ड से हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि पार्ट 3 स्टेप क्या होता है और पार्ट 3 स्टेप से हम लोग कैसे एब्नॉर्मल हेड पोस्चर के साथ हम लोग कोरिलेट करके कौन सा मसल में डेविएशन है, कौन सा मसल पैरालिटिक है, उसको हम लोग समझेंगे, है ना। पहला हम लोग गोनियोमीटर में हम लोग उसका जो मसल है उसको हम लोग एवोल्यूशन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा उसमें डेविएशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है अपने को, इस चीज को देखते हैं हम लोग पूरा क्लियरली, हम लोग इस चीज को समझेंगे। कौन सा आई हाइपर है, मान के चलो इस पोजीशन में पेशेंट का कौन सा आई हाइपर है, ऊपर की तरफ कौन सा आई है वो हम लोग देखेंगे। रुको, ऊपर की तरफ है राइट हाइपर। तो पहले हमें मसल क्रॉस बनाना जरूरी है। क्रॉस हम पहले बना लेते, क्रॉस यहां बना लेते। चलो, हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड पे कि इंफीरियर ऑब्लिक सुपीरियर ऑब्लिक, यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, और यहाँ पे हो गया मीडियल रेक्टस, दोनों आई का ऑपोजिट वे में सेम। ये क्रॉस को याद रखोगे तो फिर तुम्हारा पार्ट 3 स्टेप आसानी से हो जाएगा। लैटरल रेक्टस, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 में हम लोग देख रहे हैं कि हाइपर डेविएशन कौन सा आई में है, राइट आई में हाइपर है। क्यों हो सकता है हाइपर डेविएशन, 2 रीजन की वजह से। पहला रीजन है कि जो नीचे वाला मसल था वो काम नहीं कर रहा, इसीलिए एक चीज है। दूसरा रीजन हो सकता है दूसरे आई का जो ऊपर वाला मसल काम कर रहा था वो ज्यादा काम कर रहा है, इसीलिए ऊपर चला गया वो, ठीक है। तो पहला काम क्या किया, मैंने इसको बॉक्स किया। दूसरा क्या किया, हमने ऊपर वाले को बॉक्स किया। फर्स्ट स्टेप डन। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो डेविएशन था कौन सा साइड में ज्यादा हो रहा है, राइट में ज्यादा हो रहा है कि लेफ्ट में ज्यादा हो रहा है। मतलब पेशेंट का जो फेस टर्न था ऑपोजिट होगा। मतलब पेशेंट का, अगर पेशेंट तुम्हारे पास ऐसा आया है ना, लेफ्ट साइड फेस टर्न करके आया, तो फिर डेविएशन किस तरफ ज्यादा होगा, राइट साइड में डेविएशन ज्यादा होगा। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि किस साइड ज्यादा हो जा रहा है। इस केस में क्या हो जा रहा है, पेशेंट का जो डेविएशन है वो तुम्हारा लेफ्ट साइड में पेशेंट का डेविएशन ज्यादा हो जा रहा है। तो फिर क्या किया मैंने, ये लेफ्ट साइड पे जो मसल था उसको ब्लॉक किया हमने। सेकेंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि कौन सा हेड टिल्ट में उसको पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, राइट हेड टिल्ट में प्रॉब्लम हो रहा है कि लेफ्ट हेड टिल्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। हेड टिल्ट को ऐसे याद रखो कि जो साइड में हेड टिल्ट करेगा, राइट साइड में हेड टिल्ट करेगा, तो फिर क्या होगा, राइट आई में इंटॉर्सन होगा, राइट आई में इंटॉर्सन होगा। और लेफ्ट आई में क्या होगा, लेफ्ट आई में एक्सटॉर्सन होगा। समझ में आया। अगर लेफ्ट हेड टिल्ट करेगा तो क्या होगा, लेफ्ट आई में इंटॉर्सन होगा और राइट आई में एक्सटॉर्सन होगा, ठीक है। तो अपोजिट होगा। तो जब एक्सटॉर्सन किया जा रहा है, वो देख रहा है कि जब राइट साइड में हेड टिल्ट कर रहा है उस टाइम पे क्या हो जा रहा है, उसको डेविएशन ज्यादा हो रहा है। तो राइट साइड में हम लोगों ने ज्यादा हो रहा है तो राइट में लेके गए हमने, ठीक है। अभी हमें मेन काम है कि कौन सा चीज, कौन सा मसल तीनों क्रॉस में प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि डिफेक्टिव मसल। कौन सा है, राइट का सुपीरियर ऑब्लिक, राइट का सुपीरियर ऑब्लिक इसमें क्रॉस है। चलो क्रॉस को हम क्लियरली एक बार बना लेते हैं।
क्रॉस को हम लोग क्लियरली बना लेते हैं। पहला चीज हमने बनाया कि हमारा जो आई था उसका आई का पोजीशन क्या था, ऐसे ऊपर की तरफ था आई का पोजीशन। पहला चीज फर्स्ट। सेकेंड था जो आई का जो डेविएशन था कौन सा जगह में ज्यादा था, राइट में कि लेफ्ट में, ये था राइट ये था लेफ्ट। ठीक है, ये डेविएशन तुम्हारा जो था लेफ्ट गेज में थोड़ा ज्यादा था, लेफ्ट गेज में ज्यादा था। थर्ड क्या था, हमारा जो टॉर्सन था है ना, जो हेड टिल्ट था, हेड टिल्ट जो राइट में था, राइट जब हेड टिल्ट कर रहे उस टाइम पे डेविएशन क्या हो जा रहा था, ज्यादा हो जा रहा था। तो पहले हम लोगों ने क्रॉस बनाएंगे अभी। ठीक है, ठीक है, इंफीरियर ऑब्लिक सुपीरियर ऑब्लिक, नेक्स्ट है इंफीरियर ऑब्लिक सुपीरियर ऑब्लिक, ये हो गया सुपीरियर रेक्टस इंफीरियर रेक्टस, एक है सुपीरियर रेक्टस, ये हो गया इंफीरियर रेक्टस, ये हो गया मीडियल रेक्टस, ये हो गया मीडियल रेक्टस, ये हो गया लैटरल रेक्टस, ये हो गया लैटरल रेक्टस। हमारा आई का पोजीशन क्या था, फिर से हम एक बार बता देते हैं, आई का पोजीशन था ऊपर की तरफ। ठीक है, तो दो मसल की वजह से हो सकता है, एक ये नीचे वाला ही मसल काम नहीं कर रहा है इसके वजह से, या तो ऊपर का जो मसल था वो थोड़ा सा हाइपर काम कर रहा है उसकी वजह से। नंबर 1 पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट था डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन पे ज्यादा डेविएशन हो रहा था, लेफ्ट या राइट पे, तो लेफ्ट गेज पे डायरेक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, डेविएशन लेफ्ट गेज पे थोड़ा ज्यादा हो रहा था, तो लेफ्ट साइड का मसल को हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया। लास्ट क्या है, लास्ट है कौन सा टिल्ट, ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, राइट हेड टिल्ट पे थोड़ा ज्यादा डेविएशन हो रहा था, करो राइट को ब्लॉक कर दो। क्या, तो हम लोग देखेंगे एक मसल है जो तीनों क्रॉस के अंदर है, वो कौन सा है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल, राइट सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ये हो जाएगा तुम्हारा डिफेक्टिव मसल। इसी तरीके से हम लोग जो क्रॉस बनाते हैं, इसी तरीके से हम लोग एबनॉर्मल हेड पोस्चर और पार्ट 3 स्टेप करते हैं। आसान है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चार्ट में, जिसको बोलते हैं हेस चार्ट। हेस चार्ट कैसे करते हैं, हेस चार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, कौन सा मसल में पैराटिक है उस चीज को समझने के लिए। इस पे भी सेम कॉन्सेप्ट, हमें 4 फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है इस चीज को समझने के लिए। बनाना जो क्रॉस है वो सेम क्रॉस बनाना है। पहला क्या होगा, अंडर एक्शन ऑफ द प्राइमरी अफेक्टेड मसल होगा, अंडर एक्शन ऑफ द प्राइमरी अफेक्टेड मसल होगा। प्राइमरी अफेक्टेड मसल मान के चलो लेफ्ट तुम्हारा सुपीरियर रेक्टस है, उसका क्या होगा, अंडर एक्शन होगा इसमें। ठीक है, अंडर एक्शन हुआ। सेकेंड है ओवर एक्शन ऑफ द, अच्छा लेफ्ट में हम लोग जा रहे हैं तो लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस का करते हैं। अंडर एक्शन जब होगा हम लोग क्या करेंगे, डबल माइनस देंगे उसके ऊपर में, क्या करेंगे, डबल माइनस देंगे। ओवर एक्शन ऑफ द राइट इंफीरियर ऑब्लिक, राइट इंफीरियर ऑब्लिक कौन सा है, ये था राइट इंफीरियर ऑब्लिक, ये वाला, इसमें क्या होगा, ओवर एक्शन होगा, डबल प्लस होगा। क्यों, क्योंकि ओवर एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रालैटरल साइनर्जिस्ट बोल रहा है। साइनर्जिस्ट मतलब क्या होता है कि जो मसल है उसका पेयर कॉन्ट्रालैटरल ऑपोजिट साइड का, हमें सबको पता है कि जो राइट आई का सुपीरियर रेक्टस है उसका साइनर्जिस्ट कौन सा था, लेफ्ट का इंफीरियर ऑब्लिक, तो लेफ्ट का सुपीरियर रेक्टस का कौन सा साइनर्जिस्ट होगा, राइट इंफीरियर ऑब्लिक। तो लेफ्ट का सुपीरियर रेक्टस में अंडर एक्शन होगा तो कॉन्ट्रालैटरल साइनर्जिस्ट कौन होगा, इंफीरियर ऑब्लिक होगा, कौन सा आई का, राइट का, हो गया। थर्ड ओवर एक्शन ऑफ द डायरेक्ट इप्सिलैटरल एंटागोनिस्ट, डायरेक्ट मतलब उसी आई का, इप्सिलैटरल मतलब उसी आई का, उसी में होगा। डायरेक्ट एंटागोनिस्ट कौन है, सुपीरियर रेक्टस का एंटागोनिस्ट है इंफीरियर रेक्टस, उसमें क्या होगा, ओवर एक्शन होगा, बट देयर विल बी माइल्ड ओवर एक्शन। लास्ट है अंडर एक्शन ऑफ द एंटागोनिस्ट ऑफ कॉन्ट्रालैटरल साइनर्जिस्ट। अच्छा, ये बोला है कॉन्ट्रल एंटागोनिस्ट किसका, कॉन्ट्रालैटरल साइनर्जिस्ट का। कॉन्ट्रालैटरल साइनर्जिस्ट मतलब कौन सा, ये वाला इंफीरियर ऑब्लिक था, उसका नीचे जो प्रेजेंट रहेगा वो उसका एंटागोनिस्ट होगा। इस चौक बनाने से समझ में आ जाएगा कि सुपीरियर रेक्टस का एंटागोनिस्ट है इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक का एंटागोनिस्ट है सुपीरियर ऑब्लिक, मीडियल रेक्टस का एंटागोनिस्ट है लैटरल रेक्टस। तो बोल रहा है कि जो एंटागोनिस्ट मसल है कौन सा, कॉन्ट्रालैटरल एंड साइनर्जिस्ट का,
सुपीरियर रेक्टस का कॉन्ट्रालैटरल साइनर्जिस्ट कौन है? इंफीरियर ऑब्लिक। इंफीरियर ऑब्लिक का जो एंटागोनिस्ट है कौन है? सुपीरियर ऑब्लिक। उसमें क्या होगा? अंडर एक्शन प्रेजेंट होगा। हो गया। इसी तरीके से हमने चौक को बना लिया। अब पेशेंट का कैसे, पेशेंट जब हमारा पास आएगा, पेशेंट हेस चार्ट में कैसे करेगा, देखो। ठीक है, हेयर स्टार्टिंग पेशेंट का इस तरीके का होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा साइड का मसल में इफेक्टिव है। जैसे लेफ्ट साइड का मसल में इफेक्टिव है, राइट में ओवर एक्शन हो रहा है। तो हमें पता ही है, हमने हेरिंग्स लॉ में हम लोगों को पढ़ा था कि इक्वल इनर्वेशन जाएगा। अगर इसमें कम जा पा रहा है, कम काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा? राइट में थोड़ा ज्यादा ओवर एक्शन करेगा। इसी तरीके से हम लोग हेयर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, पहले हमें चीज और एक चीज आसानी से याद रखना है कि जो भी पैरेटिक मसल बोला गया है कि ये अफेक्टेड मसल है, मान के चलो लेफ्ट का सुपीरियर रेक्टस बोला गया है अफेक्टेड है, तो लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस का जो मतलब साइनर्जिस्ट होगा, राइट इंफीरियर ऑब्लिक होगा, उसको क्या कर, लेफ्ट में हम लोग माइनस माइनस कर देंगे और राइट में क्या हो जाएगा? प्लस प्लस कर दिए। तो माइनस माइनस कर दिए, उसके नीचे में हमेशा प्लस होगा, और जो प्लस प्लस हो गया उसके नीचे में हमेशा माइनस होगा। इस चीज को, छोटा सा एक पॉइंट को हमें याद रखने से क्या हो जाएगा? तुम्हारा ये जो हेयर स्टार्टिंग था वो हेयर स्टार्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डिप्लोपिया चार्टिंग। डिप्लोपिया चार्टिंग भी बहुत आसान है। डिप्लोपिया चार्टिंग पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पैरेटिक मसल था, पैरेटिक मसल के साइड पे ज्यादा डेविएशन होगा। एक डिप्लोपिया चार्टिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल पे देखो, हमें पता चल रहा है, हम लोग रेड ग्रीन पेशेंट को ग्लास पहनाते हैं। पेशेंट को ग्लास पहनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट का रेड ग्रीन ग्लास पहनाने के बाद पेशेंट को रेटिनोस्कोप का स्ट्रिक देके फिर पेशेंट के पास हम लोग पूछते हैं कि जो भी डेविएशन हो रहा है, मतलब आपको अगर डबल दिख रहा है, वो जो राइट और लेफ्ट में आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपको दो दिख रहा है, मान के चलो, तो राइट साइड में रेड कलर दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में रेड कलर दिख रहा है। अगर पेशेंट ने बोला कि राइट में रेड कलर दिख रहा है, अगर आपने राइट आई में रेड फिल्टर लगा के रखा है, तो फिर मतलब पेशेंट को अनक्रॉस डिप्लोपिया है। अगर पेशेंट ने बोला राइट साइड में मुझे ग्रीन दिख रहा है, तो पेशेंट को क्या होगा? क्रॉस डिप्लोपिया हो जाएगा। समझ में आया? ऑपोजिट में हमें देखना है कि जो डिप्लोपिया हो रहा है वो कौन सा गेज पे ज्यादा हो जा रहा है। मान के चलो डेक्स्ट्रो एलिवेशन, एकदम ऊपर वाला गेज पे थोड़ा सबसे ज्यादा डेविएशन है। ठीक है, ऑपोजिट वे में उसका क्या होगा? उसका जो नीचे वाला गेज होगा, मतलब लीवो डिप्रेशन में सबसे डेविएशन कम होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। जहां पे सबसे ज्यादा डेविएशन होगा, उसके नीचे पोजीशन में क्या होगा? सबसे कम डेविएशन होगा। इस तरीके से डिप्लोपिया चार्टिंग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है लैटेंट निस्टैग्मस। लैटेंट निस्टैग्मस मतलब नॉर्मली तुम्हें निस्टैग्मस दिखेगा नहीं, जब आप डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप करोगे उस टाइम पे क्या होगा? तुम्हें आई का मूवमेंट दिखाई देना स्टार्ट होगा, उसी को बोलते हैं लैटेंट निस्टैग्मस। ठीक है, इसमें जब भी पेशेंट तुम्हें बोला कि मुझे सर डबल दिखता है, वो डबल दिखना बहुत सारा रीजन की वजह से हो सकता है। क्या क्या रीजन? पहला चीज है कि ट्रू डबल विजन है कि ब्लर विजन है, तुम्हें समझने पूछना चाहिए कि झापसा दिख रहा है आपको कि सही में डबल दिख रहा है आपको। अब पेशेंट ने बोला कि ये जो अगर झापसा नहीं दिख रहा तो फिर उसको पूछना है मोनोकुलर और बाइनोकुलर। मोनोकुलर मतलब एक आई बंद करने के बाद भी आपको डबल दिख रहा है कि दोनों आंख से आपको डबल दिख रहा है, तो उस चीज को समझना है। अगर एक आई बंद करने के बाद दिख रहा है, कवर होना है, इसका अगर मान के चलो सिंगल विजन हो जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? उसमें हम लोग कवर टेस्ट करके देखेंगे। अगर ऑर्थोफोडिया आया, मतलब कवर टेस्ट में अगर कोई डेफिएशन नहीं आया, जिसको ऑर्थोट्रोपिया बोलते हैं, उसमें क्या होगा? उसको फिजियोलॉजिकली डिप्लोपिया हो रहा है। अगर कवर टेस्ट के बाद उसको हेटेरोट्रोपिया आया, मतलब डेविएशन तुम्हारा प्रेजेंट आ रहा है, तो क्रॉस हो सकता है, अनक्रॉस हो सकता है, वर्टिकल, टॉर्सनल, इस टाइप का डेविएशन हो सकता है। कैसे होगा तुम्हारा ये एक्सो डेविएशन कैसे होगा, इसो डेविएशन कैसे होगा, मैंने पहले डिस्कस किया। अगर एक आई को बंद करने के बाद भी उसको डबल हो रहा है, अगर पिन होल, उसका हम लोग क्या करेंगे? पिन होल देंगे। पिन होल देने के बाद अगर वो सिंगल हो गया तो हमें समझ में आना चाहिए वो कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकता है, मीडिया में कोई प्रॉब्लम था। मीडिया मतलब तुम्हारा
कैटरेक्ट की वजह से, इसके वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें, या स्यूडोफेकिया में ये सारा चीज प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब सिंगल आई में अगर आंख बंद, एक आई बंद करने के बाद भी डबल दिख रहा है तो फिर उस आई में प्रॉब्लम होने का चांसेस है। अगर पिनहोल के बाद भी पेशेंट को डबल दिख रहा है, दैट कैन बी ड्यू टू रेटिनल मेम्ब्रेन, सेंसरी कॉज और कॉर्टिकल पॉलिप्सिया, मतलब ब्रेन की वजह से उसको डबल दिख रहा है। समझ में आया? पेशेंट आके डबल बोला, पहले कंफर्म करो कि पेशेंट को डबल दिख रहा है कि झापसा दिख रहा है। पेशेंट को अगर बोला कि नहीं मुझे डबल नहीं दिख रहा, झापसा, तो खत्म कहानी। अगर पेशेंट को बोला कि डबल दिख रहा है तो उसमें पूछना है मोनोकुलर की बाइनोकुलर। एक आई बंद करने के बाद भी आपको डबल दिख रहा है तो मोनोकुलर हो गया। उसके ऊपर तुमने पिनहोल रखा, पिनहोल से डबल विजन खत्म हो गया तो फिर क्या हो गया? उसका तुम्हारा जो मीडियम में ओपेसिटी था उसकी वजह से हो सकता था, या रेटिनल मेम्ब्रेन की वजह से हो सकता था। अगर इसके बाद भी नहीं डबल मतलब सिंगल हो रहा है, मतलब उसको पॉलिप्सिया था, कॉर्टिकल ब्रेन की वजह से उसको था। अगर मान के चलो पेशेंट का एक आई बंद करने के बाद मतलब डबल विजन खत्म हो जा रहा है तो फिर क्या था? बाइनोकुलर विजन का प्रॉब्लम था। बाइनोकुलर विजन का प्रॉब्लम तुम कवर टेस्ट करके तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर इसो डेविएशन है उसमें क्रॉस्ड होगा, अनक्रॉस्ड किस में होगा? इसो डेविएशन के लिए क्या होगा? तुम्हारा अनक्रॉस्ड होगा और एक्सो डेविएशन के लिए क्रॉस डिप्लोपिया हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने ओवरव्यू ऑफ स्ट्रैबिस्मस कंप्लीट कर दिया। पैटर्न स्ट्रैबिस्मस में तुम्हारा 3 टाइप का स्ट्रैबिस्मस होता है इन जनरल, जिसमें ए इसो डेविएशन में क्या होगा? जो इसो डेविएशन होगा, इसो डेविएशन ऊपर में थोड़ा ज्यादा होगा। क्या होगा? इसो डेविएशन आप गेस पे सबसे ज्यादा डेविएशन होगा ये में। ये देखो मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं। इसो क्या होगा? थोड़ा ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, सेंटर पे हो सकता है ऑर्थो हो, या नीचे मान के चलो ऑर्थो हो गया। तो पैटर्न कैसा बना रहा है? ए जैसा बनाएगा वो। ठीक है, अपोजिट वे में ए एक्सो में क्या होगा? ऊपर में जो डेविएशन होगा वो कम होगा, नीचे में एक्सो डेविएशन जो सबसे ज्यादा हो जाएगा। भी एक्सो में अपोजिट होगा, और लास्ट में भी है वी इसो डेविएशन। मतलब समझ रहे हो कि एक एक को समझते। ए एसओ में क्या होगा? सेंटर में नॉर्मल है मान के चलो, ऊपर में क्या होगा? डेविएशन ज्यादा होगा, नीचे में थोड़ा सा और कम डेविएशन होगा। तो इसो जो डेविएशन हो रहा है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको ए इसोट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, भी इसोट्रोपिया किसको बोलते हैं? जिसमें डेविएशन ये जो इसो डेविएशन का जो था उसका डेविएशन क्या होगा? नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा डेविएशन होगा, उसको बोलते हैं वी इसो डेविएशन। वी एक्सो डेविएशन किसको बोलेंगे? जहां पे नीचे की तरफ कम डेविएशन होगा, ऊपर की तरफ कम ज्यादा डेविएशन होगा, वी की तरफ दिखाई देगा, उसको बोलते हैं वी एक्सो डेविएशन। ठीक है, ये वाई पैटर्न है, वाई जैसा दिखाई देगा, मतलब मिडिल में सेंट्रल में देखो कोई स्क्विंट नहीं है, ऊपर में स्क्विंट है, नीचे में तो मतलब सेंट्रल में पोजीशन पे आ जा रहा है, मतलब उससे कम इसो डेविएशन हो जा रहा है, उसको बोलते हैं वाई डेविएशन। एक्स पैटर्न, ऊपर में भी स्क्विंट है, नीचे पे भी स्क्विंट है, बट मिडिल में कोई स्क्विंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं एक्स पैटर्न। लैम्डा पैटर्न, सेंटर में कोई भी स्क्विंट नहीं है, ऊपर में तुम्हारा इसो हो जा रहा है, नीचे में एक्सो हो जा रहा है। समझ लो, ऊपर में इसो की तरफ हो जा रहा है, सेंटर में कोई पैटर्न नहीं है, नीचे में एक्सो की तरफ हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं वाई पैटर्न, ये लैम्डा पैटर्न। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हमने तो इतना सारा स्क्विंट के बारे में पढ़ लिया। मैनेजमेंट क्या करेंगे? जो पहला कॉज है डायरेक्ट कॉज, उसको पहले ठीक करने की कोशिश करेंगे, अंडरलाइन कॉज को ठीक करेंगे। चश्मे से जो एक्कोमोडेटिव इसोट्रोपिया उसको ठीक हो सकता है, उस चीज को उसको हमें बहुत पहले साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन करके पेशेंट को उसका एज के अकॉर्डिंगली पेशेंट को चश्मे प्रेस्क्रिप्शन देना है। पैचिंग टेस्ट से हम लोग पैचिंग एक आई को बंद करके हम लोग स्क्विंट के लिए स्ट्रैबिस्मस एम्ब्लियोपिया के लिए थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रिज्म ग्लासेस प्रोवाइड करेंगे पेशेंट अगर थेरेपी लेने के लिए मतलब कॉन्वेंस नहीं है तो उस टाइम पे उसको जो हेडेक वगैरह हो रहा था सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम लोग उसको प्रिज्म ग्लासेस यूज करने दे सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप का प्रिज्म आता है। ठीक है, ऑकुलर मोटिलिटी एक्सरसाइज करने से उसका जो रेस्ट्रिक्शन था वो कम हो जाएगा। बाइनोकुलर विजन एक्सरसाइज, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज, बहुत सारा स्क्विंट का जो पेशेंट है उसको मैनिफेस्ट होने के लिए, ट्रोपिया होने से पहले उसको रोक लेता है। तो ऑर्थोप्टिक जो एक्सरसाइज होता है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, जो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, डाइवर्जेंस सफिशिएंसी, डाइवर्जेंस एक्सेस, कन्वर्जेंस एक्सेस, एक्कोमोडेटिव डिसऑर्डर, ये सारा चीज में ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी पेशेंट वगैरह आई फैटिक फील कर रहा है तो उसको ब्लू कोट ग्लास लेके भेज मत दो, उसको एटलीस्ट एक बार ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज करा के देखो कि अंडरलाइनिंग कोई कॉज चल रहा है कि जिसके वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है बाइनोकुलर विजन डिसऑर्डर में। ठीक है, और हो रहा है तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं इसी तरीके से। सर्जिकल ऑप्शन में रिसेशन एंड रिसेक्शन कर सकते हैं। रिसेशन में क्या होता है? उसको काट के उसके पीछे में मसल को मूव किया जाता है, और रिसेशन में क्या करता है? उसका इलॉन्गेशन
मसल को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, सर्जिकल ऑप्शन। एंड बोटॉक्स इंजेक्शन में कभी कभी कोई भी मसल में अगर स्ट्रेंथ खत्म हो गया, उसको स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन किया जाता है। ये मेरा रेफरेंसेस है। थैंक यू। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप एक बार चैट बॉक्स में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का आंसर देने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।